अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड नंबर 3। ठीक है, जिस तरह के हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं पीरियड नंबर 3 जिसमें हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था और इसमें अब हमने पढ़ना है ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस ऑफ पीरियड नंबर 3। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस में यहाँ पे हम 3 टाइप ऑफ रेडियस पढ़ेंगे, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। अच्छा देखिए, ये आपकी बुक में दिया हुआ है ये टॉपिक ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, और फिर आगे क्या है, कोवेलेंट रेडियस है, वैन डर वाल रेडियस है और मेटालिक रेडियस है। ये 3 टाइप्स हैं एटॉमिक रेडियस की। फिर इसके बाद आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स का बताया हुआ है कि एटॉमिक रेडियस की ग्रुप में क्या वेरिएशन होती है और पीरियड में क्या वेरिएशन होती है। तो इस सारे टॉपिक को आज हमने डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस क्या चीज है, जिस तरह इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, रेडियस किसी भी, अगर आप जनरली बात करें तो अगर आपने कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये इसका सपोज सेंट्रल पॉइंट है, तो सेंट्रल पॉइंट से जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं कि ये इसका रेडियस है। ठीक है, अब इन केस ऑफ एटम, अगर आप एटम को देखें तो उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और आउटर जो उनकी बाउंड्रीज होती है उसको हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे कि ये एटॉमिक रेडियस है। अच्छा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस between nucleus and outermost shell of an atom or ion is called atomic radius. ठीक है, atomic radius in case of atom और ionic radius in case of ion। ठीक है, ये हो गया है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी या तो एटम का या फिर आयन का, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस है। अच्छा, एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उसके रिजल्ट से हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है, और उस चार्ज्ड पार्टिकल को फिर हम क्या कहते हैं कि ये आयन है। अच्छा, अब पीरियड नंबर 3 का चूंकि हमने पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, तो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, अच्छा, अब इनमें इनके नेचर को अगर आप देखें तो इसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटालॉइड्स हैं। तो उन्हीं के बेस पे उनका फिर हम जो एटॉमिक रेडियस है वो भी हम पढ़ते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये 3 क्या है, मोस्टली दे आर मेटल। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर मेटल। यहाँ पे मैं सेपरेटली ड्रा कर देती हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अच्छा, इनके नेचर को अगर आप देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दिस 3 आर मेटल्स इन नेचर। इसके बाद अगर आप सिलिकॉन को देखें तो ये क्या है, मेटालॉइड है, जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स की तरह होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की तरह होती हैं। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है, दिस आर नॉन मेटल्स। आर्गन भी नॉन मेटल ही है, ठीक है, ये नॉन मेटल है, और आर्गन को फिर यूजुअली हम क्या कहते हैं कि ये नोबल गैस है। अच्छा, अब एटॉमिक रेडियस डिस्क्राइब करने के लिए पहले हमें नेचर ऑफ द एटम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी एटम किस तरह की वो बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो इस पूरे सीक्वेंस में अगर आप देखें तो इसमें अगर आप सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बॉन्डिंग आप देखेंगे तो वो जनरली, बिकॉज दे आर मेटल्स, तो इनका जो बॉन्ड है वो टिपिकली क्या होता है, इट इज अ मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये यूजुअली क्या बनाते हैं, बिकॉज दे आर मेटल्स, so the bond which is present in them is usually
मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। इसके अलावा जब आप सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को देखें तो ये यूजुअली क्या बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये यूजुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और उसके रिजल्ट से इनका जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे अगर आप सोडियम और मैग्नीशियम को देखें तो वो आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है। आपके कोर्स में चूंकि सिर्फ उनका कोवेलेंट बॉन्ड डिस्क्राइब हुआ है इस टॉपिक में, सो दैट्स व्हाई हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। इसके अलावा सोडियम और मैग्नीशियम आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं। दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे गेट पॉजिटिव चार्ज and this positive charge entity then combines with a negative charge particle and as a result they form an ionic bond। यहाँ पे हम इनके मेटालिक बॉन्ड को डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का हो गया है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप क्लोरीन को देखें जो हैलोजेंस हैं तो वो भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप अर्गान को देखें तो अर्गान इज अ नोबल गैस, ठीक है, और नोबल गैस जितने भी हैं तो उनका आउटर शेल कंप्लीट होता है, तो शेल कंप्लीट होने की वजह से उनको ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत होती है ना गेन करने की। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कोई एटम तब करता है जब उसकी स्टेबिलिटी कम हो, और अगर किसी एंटिटी में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो इट मीन्स कि वो स्टेबल है। जब ये स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, तो एज अ रिजल्ट कोई बॉन्ड नहीं बनाता और इस स्टेट में ही ये रहता है, ठीक है, सेपरेट स्टेट में ये रहता है। तो इस वजह से इसका जो रेडियस है वो हम कहते हैं कि इसका वैन डर वाल रेडियस है। ये यूजुअली इनमें जो बॉन्ड होते हैं वो वैन डर वाल बॉन्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ में मेटालिक बॉन्ड है, कुछ में कोवेलेंट बॉन्ड है और कुछ में वैन डर वाल बॉन्ड है। तो इसी के बेस पे जो एटॉमिक रेडियस है उसको भी हम क्लासिफाई करेंगे 3 टाइप्स में इन पीरियड नंबर 3, ठीक है। पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स में हम एटॉमिक रेडियस को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। जिनका मेटालिक बॉन्ड है उनमें रेडियस क्या कहलाएगा, उनका रेडियस कहलाएगा मेटालिक रेडियस। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का हम यहाँ मेटालिक रेडियस डिस्क्राइब करेंगे। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन इनका हम डिस्क्राइब करेंगे कोवेलेंट रेडियस, जबकि अर्गान का हम डिस्क्राइब करेंगे वैन डर वाल रेडियस। अब तीनों को हमने सेपरेटली डिटेल से पढ़ना है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। रेडियस की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है रेडियस। अब अगर ये रेडियस किसी ऐसे मॉलिक्यूल में है जिसमें मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है, यानी मेटल्स के अंदर बॉन्ड है, तो उस रेडियस को हम कहते हैं, उस एटम को या उस स्पीशी मॉलिक्यूल के रेडियस को हम कहेंगे कि ये मेटालिक रेडियस है। अगर तो क्या है कि वो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो तब उनके डिस्टेंस को हम कहेंगे कि ये कोवेलेंट रेडियस है। और अगर वो सेपरेटली एटम्स के फॉर्म में या सेपरेट कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिटरमाइन कर रहे हैं तो तब उसको हम कहेंगे कि ये वैन डर वाल रेडियस है। जब सेपरेटली तीनों को हम डिस्कस करते हैं, पहले हम आते हैं टुवर्ड्स मेटालिक रेडियस। नंबर 1 मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस it is half of the total distance between nuclei of two adjacent atoms in a metallic cluster। ठीक हो गया, ये इसकी डिफिनीशन है। अब इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, देखो क्या बता रहे हैं कि इट इज हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम। किस चीज में? मेटालिक क्लस्टर में। सपोज ये हमारे पास कोई मेटालिक क्लस्टर है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ एटम्स हैं। मेटालिक क्लस्टर में क्या होगा? मेटल के एटम्स होंगे ना, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स।
अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि इस मेटालिक क्लस्टर में 2 जो एडजेसेंट एटम्स हैं, सपोज दिस 2 आर द एडजेसेंट एटम, तो इनके जो न्यूक्लियाई हैं, दिस आर द न्यूक्लियाई ऑफ दिस एटम, ये हमने इससे 2 सेपरेट, सपोज इससे हम ये 2 सेपरेट कर लेते हैं, इस 1 और 2 को हमने यहाँ सेपरेट ड्रा कर दिया है। तो ये इनके सेपरेट एटम्स हो गए, किस के, इस मेटालिक क्लस्टर के। तो आपको क्या बता रहे हैं कि इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ये एक का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, इनके दरमियान ये टोटल डिस्टेंस हो गया। इसको हमने क्या करना है, इट इज हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो इस टोटल डिस्टेंस को आप क्या कर दें, हाफ कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें। तो इसके रिजल्ट से जो आपको मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये मेटालिक रेडियाई है। समझ आ गई है? तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम चूंकि मेटल्स हैं, और मेटल्स का रेडियाई हम इस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि जो न्यूक्लियाई है उनके टोटल डिस्टेंस को हम हाफ करते हैं, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कि ये मेटालिक रेडियस है। अच्छा, अब दूसरा हम जाते हैं टुवर्ड्स कोवेलेंट रेडियस। सेकंड इज कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस को हम पहले डिफाइन करते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या चीज है? दिस इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of 2 identical atoms bonded together by a single covalent bond. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस। इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि दिस इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, हमने क्या करना है कि 2 आइडेंटिकल एटम्स लेने हैं कोवेलेंट रेडियस के को डिटरमाइन करने के लिए। आइडेंटिकल रेडियस, आइडेंटिकल एटम्स का मतलब ये है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड का सबको पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। इट इज द बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन है, उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास क्या है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसके भी आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये फर्स्ट शेल है तो इसको पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कोई एटम तब स्टेबल होता है उसका आउटर मोस्ट शेल जब कंप्लीट होगा। ठीक है, अब ये इसको भी पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे को पूरा होने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये दोनों अपने एटम शेयर कर लेते हैं तो इसके रिजल्ट से क्या होगा कि इसकी भी स्टेबिलिटी पूरी हो जाएगी। ठीक है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन शेयर करने के रिजल्ट से क्या हो गया है कि इस हाइड्रोजन को भी स्टेबिलिटी मिल गई है और इस हाइड्रोजन को भी स्टेबिलिटी मिल गई है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है कि जब 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसके रिजल्ट से जो इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे आपको डिफिनीशन में क्या बताया हुआ है कि अगर 2 आइडेंटिकल है, ये भी हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, अगर हम लिखेंगे HCl, उसके दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये फिर आइडेंटिकल नहीं होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, या तो हमने Cl2 लेना है ताकि दोनों एक जैसे हों, या फिर H2 लेना है, सपोज इसी तरह Br2 ले सकते हैं, लेकिन दोनों का आइडेंटिकल होना चाहिए। तो 2 आइडेंटिकल एटम जिसके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर अगर होगा तो उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। आइडेंटिकल एटम्स भी हो गए। अब ये इनके न्यूक्लिया हैं, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान हमने क्या करना है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस लेना है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया है बिटवीन दिस 2 न्यूक्लियाई। सपोज ये हम रिप्रेजेंट करते हैं D से। अब इस डिस्टेंस को आप क्या कर दें, हाफ कर दें, तो इसके रिजल्ट से आपके पास जो रेडियस आ गया है उसको हम क्या कहेंगे कि ये कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एडजेसेंट एटम से किसी मेटालिक क्लस्टर में उसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, और जो कोवेलेंट रेडिया है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो in a covalent bond, when we divide the total distance between the nuclei into two, then as a result of that we get covalent radius, the value of covalent radius. ठीक है, तो ये हो गया है कोवेलेंट रेडियस, जिसको हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अच्छा, तीसरा हम आते हैं वेंडरवाल बॉन्ड की तरफ या वेंडरवाल रेडियस की तरफ। तो द थर्ड वन इज वेंडरवाल रेडियस। वेंडरवाल रेडियस को हमने डिफाइन करना है कि ये क्या चीज है। दिस इज 1/2 of the distance between the nuclei of two non-bonded and identical neighboring atoms. Identical neighboring atoms of two adjacent atoms of two adjacent atoms भी आप कह सकते हैं, of two adjacent molecules भी आप कह सकते हैं, in a solid state। ठीक है, so this is 1/2 of the distance between the nuclei of two non-bonded and identical neighboring atoms। सॉरी, ये रिपीट हो गया है। तो neighboring atoms are molecules in the solid state। इट मीन्स के सॉलिड स्टेट में अगर आपने क्या लिया हुआ है कि दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं या दो ऐसे एटम्स हैं जो नेबरिंग है और वो आइडेंटिकल भी हैं। आइडेंटिकल का मतलब यही होता है, जिस तरह यहाँ पे मैंने क्लोरीन के केस में बताया हुआ है कि अगर आप Cl2 लिखते हैं तो क्लोरीन और क्लोरीन अगर दोनों सेम है तो इट मीन्स के दे आर आइडेंटिकल। और दूसरा क्या है कि नॉन बॉन्डेड। यहाँ पे हमने दो ऐसे एटम्स लेने हैं, ऐसे दो नेबरिंग एटम्स या ऐसे दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स लेने हैं जो क्या है, नॉन बॉन्डेड है। तो तब उसको हम कहते हैं कि इसके न्यूक्लियाई के दरमियान जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है उसको कहा जाता है कि ये वेंडरवाल रेडियस है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होगा। सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल हो गया है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया है दूसरा। दिस इज सपोज मॉलिक्यूल ए एंड दिस इज मॉलिक्यूल बी। अच्छा, दोनों में ये इनका न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल। सिमिलरली हियर आल्सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस आर द आउटर मोस्ट शेल। अब दोनों आइडेंटिकल भी है, ए एंड बी आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड दे आर नॉन बॉन्डेड। इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जिनके ऊपर इनकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है और इनके जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं, तो उस डिस्टेंस के ऊपर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि ये वेंडरवाल रेडिया है। उस डिस्टेंस को हमने क्या करना है, हाफ करना है, 2 के ऊपर डिवाइड करना है। तो उसके रिजल्ट से जो चीज हमारे पास आएगी उसको हम कहेंगे कि ये वेंडरवाल रेडिया है। और ये वेंडरवाल रेडिया है, देखिए इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होता है, जिस तरह ए और बी दो मॉलिक्यूल्स हैं, और इन केस ऑफ एटम्स भी है कि अगर दो सिमिलर एटम्स हैं, जिस तरह एक भी नियॉन है या अर्गान है, उनका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दे एग्जिस्ट सेपरेटली, वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है दे आर कंप्लीट, ड्यू टू विच दे डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन or they do not lose or gain electrons, that's why they exist in atomic form। ठीक है, और इसी एटॉमिक फॉर्म को हम कहते हैं कि ये इसकी फ्री स्टेट है या मॉलिक्यूलर स्टेट है। तो अगर दो इस तरह के है नोबल गैसेस हैं तो उनके दरमियान में भी जहाँ पे वो एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको अगर हम हाफ करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो उसके रिजल्ट जो रेडियस हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे कि ये वेंडरवाल रेडियस है।
अच्छा, तो ये 3 टाइप्स हो गई हैं, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट और वेंडरवाल रेडियस, जो आपने देख लिया है कि पीरियड नंबर 3 में हमने किसका कोवेलेंट लेना है, किसका वेंडरवाल हम लेंगे और किसका हम यूजुअली मेटालिक लेते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनका ट्रेंड क्या है, मतलब जब हम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जाते हैं या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनके एटॉमिक रेडियस को क्या होगा, वो इंक्रीज होंगे या वो डिक्रीज होंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस देयर ट्रेंड are the variation of atomic radius in groups and in periods. Periodic trends. ठीक है, periodic trends में हमने क्या देखना है, एक variation of atomic radius in groups and variation of atomic radius in periods. अच्छा, पीरियड्स और ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करने के लिए पहले हम कोई भी ग्रुप लेंगे, क्योंकि पीरियड नंबर 3 तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप के लिए हम कोई भी जनरल ग्रुप लेंगे। हम कोई ऐसा ग्रुप, सपोज हम फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में पहले हम ये ट्रेंड देख रहे हैं इन ग्रुप्स। ठीक है, सो इन ग्रुप्स हमने कोई भी सपोज ग्रुप ले लिया है, लाइक इफ वी टेक अल्कली मेटल्स, तो इट स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, then we have lithium, sodium, potassium, and then rubidium, cesium, and the last one is strontium. अच्छा, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पे इनके साथ जो ग्रुप नंबर लिखा हुआ होता है, तो ग्रुप नंबर आपको क्या बताता है कि इसका जो नंबर ऑफ शेल है लास्ट, वो कौन सा है, या इसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेल है। तो अगर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो इट मीन्स कि ये इसमें एक ही शेल है। पीरियड नंबर 2 में क्या होगा, 2 शेल होंगे। पीरियड नंबर 3 कंपोज्ड ऑफ 3 शेल। इसी तरह 4 में 4 शेल होंगे, 5 में 5 शेल होंगे, 6th ग्रुप में, सॉरी 6th पीरियड में 6 शेल होंगे, और 7th पीरियड में क्या होगा, 7 शेल होंगे। तो इफ वी ड्रा देयर स्ट्रक्चर हियर, तो हाइड्रोजन में हम एक ही शेल ड्रा करेंगे, ये इसका एक शेल हो गया है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन। फिर लिथियम आ गया है, तो लिथियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2, तो इसमें क्या होगा, 2 शेल होंगे। सिमिलरली सोडियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, तो इसमें शेल क्या होंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरह जब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स पोटाशियम, तो हमें क्या करना होगा, पोटाशियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 4, तो इसमें हमें शेल भी 4 ही ड्रा करने होंगे। इसी तरह कंजक्टिवली हम जाएंगे नीचे, और फ्रोंशियम जो है वो पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करता है, तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 7 होंगे। अच्छा, दिस रेड डॉट रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियाई ऑफ दिस एटम। अच्छा, दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्रुप नंबर है वो रिप्रेजेंट करके देता है कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सो दिस ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, तो इन सब के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1, सो दे विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। तो हर एक के आउटर शेल में क्या करना है, हमने एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रा करना है। अच्छा, अब क्या होगा कि when we move down the group, in groups when we move from top to bottom, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, देखो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं ना। पहले वाले में एक शेल है, और फिर जब हम फ्रोंशियम तक जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। सो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब अगर इसका हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक प्रोटॉन भी होगा, तो एक प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा। इसके अलावा अगर हम फ्रोंशियम की बात करें, तो फ्रोंशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज 87। तो अगर 87 एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स कि इसके न्यूक्लियस में 87 प्रोटॉन भी है, तो उसके न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ेगा, बिकॉज प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो दे विल हैव मोर चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब नीचे जाते हुए उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज है वो फैक्टर डोमिनेट करता है।
ठीक है, और इसके डोमिनेशन की वजह से जब हम नीचे जाते हैं तो इन एटम्स का एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। वैसे जनरली भी अगर आप देखें इसका साइज छोटा है तो इसका एटॉमिक रेडियस भी कम होगा। नीचे अगर हम फ्रोंशियम की तरफ जाएंगे तो उनमें नंबर ऑफ शेल बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियर एंड आउटर मोस्ट शेल वो भी इंक्रीज होगा। तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। इसके अलावा इसमें एक स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और दिस इज आल्सो नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट भी, इसका मतलब ये है कि देखो अगर इसमें 3 शेल है तो तीनों शेल में ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, थर्ड वन में 18 आ सकते हैं। तो ये फर्स्ट और जो लास्ट शेल है इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, दे विल रिपेल ईच अदर। और उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेंगे, और उस दूर करने की वजह से उसका जो फासला है वो मजीद न्यूक्लियस से बढ़ता चला जाएगा, और वो भी कंट्रीब्यूट करेगा एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज में। सो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियस कम होगा। व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप देन देयर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये पीरियोडिक ट्रेंड हो गया है एलिमेंट्स का इन ग्रुप्स। अब हम देखते हैं कि पीरियड में इसका ट्रेंड क्या है। सो इन पीरियड में हम लेंगे पीरियड नंबर 3 को, क्योंकि हम पीरियड नंबर 3 के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो पीरियड में हम ले लेते हैं पीरियड नंबर 3। और पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, देन वी हैव सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अच्छा, इनके ऊपर हम इनके एटॉमिक नंबर ड्रा कर लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गन का क्या है? 18 है। अच्छा, अब ये क्या है? ये इनके एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, इट मींस इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। सिमिलरली आर्गन का अगर एटॉमिक नंबर 18 है तो उसमें 18 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और 18 इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द शेल व्हाइल प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किस वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। न्यूक्लियस में दो एंटिटीज हैं, वन आर प्रोटॉन एंड अदर आर न्यूट्रॉन। Neutron are electrically neutral, so they do not contribute into the nuclear charge. While proton are positive, they are charged bodies, so they contribute in the effective nuclear charge. तो मतलब ओवरऑल जो एटम है उसके चार्ज पे कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब क्या होगा कि सोडियम में अगर 11 उसका एटॉमिक नंबर है, 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो क्या होगा कि अच्छा, और दूसरा क्या है कि व्हेन वी मूव इन पीरियड नंबर 3, तो पीरियड नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पीरियड नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट्स है उसका शेल नंबर क्या है? 3 है। तो मतलब उसमें आउटर शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। हमने सबका पीरियड नंबर 3 में हम सबके एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो सब में नंबर ऑफ शेल क्या होंगे? 3 ही होंगे। सपोज हम सोडियम को ड्रा कर लेते हैं तो 1, 2 और ये 3। तो इसके जो थर्ड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट जब हम जाएंगे मैग्नीशियम की तरफ, तो मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 में होने की वजह से इसके थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड वी विल ड्रा इट लाइक दिस। देखो, वही थर्ड शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन मजीद बढ़ गया है। और दूसरा आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, इधर प्रोटॉन की तादाद क्या हो गई है? अब 12 हो गई है। सिमिलरली व्हेन वी मूव टुवर्ड्स एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में क्या होगा कि वही हमने 3 शेल ड्रा करने हैं।
इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन हो गए हैं और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 3 है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इनको देखें तो प्रोटॉन की तादाद क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्रोटॉन की तादाद अगर इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर वो अट्रैक्टिव फोर्स भी इंक्रीज कराएंगे, मतलब वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उस अट्रैक्शन की वजह से वो जो आउटर शेल है वो इसके थोड़ा सा करीब आएगा। देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको 11 प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरे वाले केस में, इन केस ऑफ मैग्नीशियम, इन आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कितने प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है। तो उसका साइज सोडियम के जैसे नहीं होगा बल्कि उसका साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। एंड इंस्टेड ऑफ ड्राइंग इट लाइक दिस, विल ड्राई इट लाइक दिस। ठीक है, इसका जो थर्ड शेल है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, उसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम सोडियम। इसी तरह अगर आप एल्यूमिनियम में देखें तो एल्यूमिनियम में क्या है, वो जो न्यूक्लियस में चार्जेस हैं वो मजीद बढ़ गए हैं, 13 हो गए हैं। अब 13 का फोर्स 12 से भी 1 टाइम मजीद बढ़ गया है, तो आउटर जो शेल है वो यहाँ होने के बजाय वो इससे थोड़ा सा और भी डिक्रीज हो जाएगा, और इसका आउटर शेल हम बजाय यहाँ ड्रा करने के वो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। ठीक है, इसी तरह व्हेन वी मूव टुवर्ड सपोज क्लोरीन की तरफ अगर हम जाएं तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी हो गई है, 17, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 17 है, और नंबर ऑफ शेल तो हमने वही ड्रा करने हैं, 3 ड्रा करने हैं। तो ये जो 17 प्रोटॉन है इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 13, 12 और 11 के मुकाबले में भी बहुत ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से ये आउटर शेल को मजीद सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट इनका जो साइज है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वो सबसे ज्यादा है, तो इसका साइज भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा, बिकॉज the effective nuclear charge is because of 17 proton। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि when we move from left to right in the periodic table, ठीक है, when we move from left to right in the periodic table, the number of electron increases in the same shell। वही थर्ड शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, देयर इज नो शील्डिंग इफेक्ट। जिस तरह यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि शील्डिंग इफेक्ट है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो आउटर शेल है वो थोड़ा सा और भी बाहर जा रहा है। कुछ खुद बाहर जा रहा था, कुछ उन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से वो दूर जा रहा है, तो उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे तो शील्डिंग इफेक्ट सब में कांस्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें एक शेल है दरमियान में तो इसमें भी वही एक है, इसमें भी वही एक है, तो सब क्या करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट सबका कांस्टेंट रहेगा, जबकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा पावर लगाएगा, अट्रैक्टिव पावर, और उस अट्रैक्टिव पावर के ज्यादा लगने की वजह से वो आउटर शेल बहुत करीब होगा न्यूक्लियस के, एंड एज अ रिजल्ट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कम होगा ना जब वैलेंस शेल करीब आएगा न्यूक्लियस के, तो इट मीन्स कि वो साइज में कम हो गया है, सो द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। So this is the periodic trend of atomic radius in periods, are the variation of atomic radius in periods, कि periods में जाते हुए हम left to right effective nuclear charge increases due to which atomic radius decreases। और top to bottom क्या हो गया है कि when we move from top to bottom in any group, then the number of shell increases, shielding effect increases। ठीक है, and due to this increase the atomic radius increases। So this is all about atomic radius and the types of radius that is present in the elements of period number 3 and their variation along the groups and along the period। I hope this lecture is clear to all of you. Thank you.